नमस्कार दोस्तों, रोसा वर्मा अवध वाले चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक निंजा फिल्म को एक्सप्लेन करने वाली हूं और इस फिल्म का नाम निंजा असैसिन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत याकुजा के गुर्गों और उनके नेता के टैटू बनवाने से होती है। नेता टैटू बनवाते समय होने वाले दर्द के बारे में शिकायत करता है। जब वह कलाकार को धमकाता है तो उसका एक नौकर एक पत्र लाता है, जिसे खोलने पर लिफाफे में काली रेत दिखाई देती है। तुरंत टैटू मास्टर सदमे में आ जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि इतिहास खुद को दोहराने वाला है। कलाकार कहता है, जो कोई भी काली रेत से भरा लिफाफा पाता है वह जल्द ही अपनी मौत को प्राप्त करेगा, क्योंकि काली रेत से भरा लिफाफा इस बात का संकेत है कि लिफाफा पाने वाले को निर्दयी हत्यारे निंजा के एक समूह द्वारा मार दिया जाएगा। वह अपनी कहानी कहता है, इसमें शामिल लोग हंसते हैं और अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाते हैं। वह यह भी कहता है कि अगर जन्म से ही गलती न होती तो उसे मर जाना चाहिए था। उसके अनुसार उसका दिल उसकी छाती के दाहिनी ओर था, इसलिए वह निंजा के ब्लेड से बच निकलने में सक्षम था। जब वह याकुजा के गुर्गों को अपना निशान दिखाता है तो वे सभी पागलों की तरह हंसते हैं। याकुजा नेता ने केवल काले रेत से भरा लिफाफा एक मजाक समझा। हालांकि जब याकुजा नेता और उसके एक गुर्गे ने चेतावनी को कम करके आका तो अचानक याकुजा मिनियन का सिर छाया के पीछे से किसी चीज से कट गया। हमलावर कमरे में रोशनी को नष्ट कर देते हैं और दृष्टि में आने वाले सभी लोगों को खत्म कर देते हैं। पुरुषों को हत्यारे निंजा के एक समूह द्वारा मार दिया गया था, जो हमेशा चलते रहते हैं और छाया के पीछे से अपनी हरकतें करते हैं। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। टैटू कलाकार उसे चेतावनी देता है कि ऐसा करना व्यर्थ है। वह नहीं सुनता और उसे भी मार दिया जाता है। टैटू मास्टर भी ऐसा ही था। फिर सीन बदलकर मिका नाम की एक यूरोपोल एजेंट को दिखाता है, जो अपने बॉस माजलो को कुछ समझा रही है। मिका बताती है कि उसे सरकार में सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों की हत्याओं के बीच ओजेनु कबीले से संबंध मिला है, जिसे वह हत्यारे निंजा का कबीला मानती है। वह उसे यह साबित करने के लिए 1 घंटे का समय मांगती है कि निंजा कबीला मौजूद है। माजलो उसे अपना समय देता है और वह विस्तार से बताती है कि निंजा कबीला कितने समय से काम कर रहा है, और यह भी बताती है कि निंजा कबीला हमेशा एक आदमी की जान के बदले में 100 पाउंड सोना मांगता है। उसकी राय में ओजेनु कबीला हमेशा से ही उन सभी ग्राहकों के लिए कीमतें तय करने में एक जैसा रहा है, जिन्हें उनकी सेवाओं की जरूरत है। इस वजह से मिका यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि ओजानु कबीला कुछ समय पहले ओसाका में याकुजा क्लब में हुए नरसंहार के पीछे मास्टरमाइंड है। माजलो को मिका द्वारा प्रस्तावित जांच के परिणामों पर संदेह है, क्योंकि ओजानु कबीले के अस्तित्व को अभी भी एक किंवदंती यानी कि पुरानी कहानियों का पात्र माना जाता है। नाइट इन बर्लिन में रिजो नाम के एक युवा व्यक्ति को एक लॉन्ड्रोमेट में कुछ सामान डालते हुए दिखाया गया है, जो एक खतरनाक नजर वाला है। तभी एक युवती उसे कपड़े के एक टुकड़े के साथ मदद करने के लिए कहती है। वह रिजो को देखकर मुस्कुराती है। रिजो तुरंत उसके भेष को समझ जाता है और उसके कबीले के बारे में पूछता है, तुम किस कबीले से हो? वह समझ नहीं पाने का नाटक करती है, मुझे समझ नहीं आता, यह जानते हुए कि उसका भेद पहले ही खुल चुका है। वह रिजो पर हमला करती है। वह खुद का बचाव करता है और इस प्रक्रिया में उसे मार डालता है। हंगामा सुनकर लॉन्ड्रोमेट का मालिक नींद से जाग जाता है। वह तुरंत यह देखने के लिए दौड़ता है कि क्या गड़बड़ है। वॉशिंग मशीन में से एक से खून बहता हुआ दिखाई दिया, और जब वह वॉशिंग मशीन के पास पहुंचा तो अंदर एक महिला का शव दिखाई दिया। यहाँ अगले दिन जब माजलो मिका के साथ दोपहर का भोजन कर रहा था, माजलो ने अपने साथियों को बताया कि उसने मिका के सिद्धांत की जांच की थी और नौकुलो नामक एक प्राचीन गुप्त संगठन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में कामयाब रहा। माजलो ने कहा कि अलेक्सी सबातिन नामक एक केजीबी एजेंट नौकुलों के संगठन को उजागर करने की कोशिश कर रही थी, जो दशकों पहले दुनिया भर के सबसे प्रभावशाली लोगों की हत्याओं की एक श्रृंखला में शामिल था। लेकिन हर कोई सोचता है कि सबातिन बस इसे बना रही है और उसे मानसिक विकार है। माजलो ने मिका की तारीफ की और वह मुस्कुराई। इस बीच रिजो अपने अपार्टमेंट में चलता है और अपने सभी हथियारों का निरीक्षण करता है। वह एक निंजा है और उसके अपार्टमेंट में पूरे निंजा शस्त्रागार छिपे हुए हैं। वह अंतरिक्ष में देखता है और अपने बचपन के दिनों में वापस चला जाता है। फ्लैशबैक में एक बूढ़ा गुरु बच्चों के एक समूह से बात करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि वह बच्चों को बताता है कि ओजेनु कबीले का सदस्य होना कितने सम्मान की बात है। वह युवा रिजो को समूह से मिलवाता है और उन्हें परिवार की तरह व्यवहार करने के लिए कहता है। एक बच्चे के रूप में रिजो और अन्य छात्रों को बहुत कठिन शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा, क्योंकि भगवान ओजानु उन सभी को निर्दयी और निर्दयी हत्यारे निंजा बनने के लिए तैयार कर रहे थे। फिर हम उनके सेंसी द्वारा उन्हें भूख और प्यास के बारे में दिए गए व्याख्यान को देखते हैं। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि उनकी नसों में बहने वाला खून उनके शरीर की कमजोरी है। उनके कबीले के गुरु ने उनके हाथ को काटने और लगभग तुरंत ठीक करने का कारनामा किया। फिर वह बच्चों के युवा समूह से कहता है कि वे उस रात खाना खा लें और अगली सुबह फिर से लड़े। फिर युवा रिजो को अपने पैरों के नीचे घावों के साथ सावधानी से चलते हुए देखा जाता है। वह फर्श के नीचे संतुलन को बिगाड़ने से बचने के लिए चलता है। वह पिन को उलटने की गलती करता है। उसका
मालिक उसके पैरों को पीटकर उसे सजा देता है। युवा रिजो अंत तक चलना जारी रखता है। रात में युवा रिजो दर्द से कराहता हुआ दिखाई देता है क्योंकि उसके पैर बुरी तरह से चोटिल हो गए हैं। तभी उसी समूह की एक लड़की जिसमें वह है उसके पैरों के नीचे के घावों का इलाज करने में उसकी मदद करती है। उसका नाम काइरिको है। फ्लैशबैक बड़े रिजो के साथ समाप्त होता है जो मुश्किल से सभी प्रकार के हथियारों के साथ प्रशिक्षण ले रहा है। ऐसा लगता है कि वह किसी बुरी चीज की तैयारी कर रहा है। इस बीच मीका मिसेज सबातिन से उनके पति द्वारा कुछ समय पहले लिखी गई एक रिपोर्ट के बारे में मिलने जाती है। सबातिन बताती है कि कैसे उनके पति की रिपोर्ट ने उन्हें अपनी सुरक्षा के बारे में अधिक चिंतित कर दिया। वह कहती है कि रिपोर्ट के कुछ ध्यान आकर्षित करने के बाद उन्होंने पूरे घर में लाइट और सेंसर और कैमरे लगाना शुरू कर दिया। वह कहती है कि वह घर के आसपास कोई छाया नहीं चाहता। वह यह भी बताती है कि उसका पति एक सैनिक था और वह आसानी से हिलने वाला नहीं था। उसे याद आया कि एक आदमी उनके घर आया और उसके पति से बात की। जब उससे पूछा गया कि उसके पति की मौत कैसे हुई तो उसने कहा कि लाइट चली गई और यह काम हो गया। मिसेज सबातिन ने मीका को कुछ फाइलें दिखाईं जो उसके पति ने पीछे छोड़ दी थीं। मीका उन्हें स्वीकार करती है और अपने घर ले जाती है। घर पर मीका सबातिन की जांच फाइलों की जांच करती है। उसे हत्यारे निंजा कबीले के अस्तित्व का सबूत मिलता है। वह फाइलों में मिली एक टेप चलाती है। टेप में रिजो निंजा के खिलाफ लड़ता हुआ दिखाई देता है। फिर वह उसका चेहरा देखती है जबकि रिजो कैमरे के लेंस को घूर रहा होता है। इस बीच रिजो अपने हथियारों के साथ बहुत प्रशिक्षण लेता हुआ दिखाई देता है। अपने प्रशिक्षण के अंत में उसे वह समय याद आता है जब वह एक किशोर के रूप में अपने एक अन्य सहकर्मी जिसका नाम ताकेशी था उससे लड़ रहा था, उसकी आंखों में आग फेंक रहा था और उसके सिर पर वार कर रहा था। आपको लगता है कि यह एक दर्द है? आप गलत हैं। ओजेनु कबीले का मालिक रिजो को दिखाता है कि असली दर्द क्या होता है और वहाँ से चला जाता है। अपने पूरे गले से चिल्लाते हुए रिजो को एकांत में फेंक दिया जाता है। अगली सुबह कबीले के मालिक को रिजो से मिलते हुए दिखाया जाता है जो पहले से ही उस कमरे में ध्यान कर रहा था जिसमें उसने उसे बंद कर दिया था। वह रिजो की प्रशंसा करता है और दिन जारी रखता है। वर्तमान समय में मिका के कार्यालय में स्प्रांस्की नामक एक अज्ञात एजेंसी का एजेंट आता है। एजेंट मिका से कुछ सवाल पूछने का अनुरोध करता है। वह उनके असामान्य रूप से सामान्य लंच डेट के बारे में पूछता है जो वह और एजेंट माज्लो करते दिखते हैं। एजेंट मिका को एजेंट माज्लो के तनाव के मामले के बारे में चेतावनी देता है। जब मिका और माज्लो कार्यालय के बाहर मिलते हैं तो माज्लो बताता है कि ज़ब्रांस्की भी उसके पास आया था और उसने मिका के बारे में यही बात पूछी थी। तब मिका ने मान लिया कि कुछ दल उन दोनों पर नजर रख रहे हैं क्योंकि वे 9 कुलों से संबंधित अपनी जांच कर रहे हैं और उनकी जांच को रोकने की कोशिश करेंगे। माज्लो ने भी ऐसा ही सोचा क्योंकि 9 कुलों की हरकतें दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों से संबंधित थीं। हत्यारे कुलों को दुनिया भर के शक्तिशाली लोगों द्वारा संरक्षित किया जाता है और उन्होंने मिका से सतर्कता बढ़ाने के लिए कहा और उन्हें पता नहीं था कि उन पर नजर रखी जा रही है। वे दोनों सुरक्षित निकल जाते हैं और मिका उस रात घर पहुंच जाती है। वह मिसेज सबातिन के दस्तावेजों पर नजर डालती है और निंजा कबीले के वास्तविक अस्तित्व के बारे में और अधिक जानती है। अगली सुबह रिजो को बाजार में चलते हुए दिखाया जाता है। वह उस पल को याद करता है जब उसने अपनी किशोरावस्था के क्रश को पकड़ा था। काइरिको बोनसाई रस्सी काट रहा था और उसने कहा कि ऐसा करने पर काइरिको को परेशानी होगी। हालांकि काइरिको ने कहा कि बोनसाई पौधों सहित हर जीवित चीज का एक दिल होता है और उसे जीवन में अपना रास्ता चुनने का अधिकार होता है। उसका सहयोगी उसे उसके दिल की याद दिलाता है और उसके पहले से ही ठंडे दिल में कुछ जान डाल देता है। उसके बाद युवा रिजो को अपनी सुनने की शक्ति की तीक्ष्णता को सुधारने के लिए कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। लॉर्ड ओजेनु ने रिजो को पूरे 1 साल तक एक आंख का पैच पहनने और अंधेरे की आदत डालने के लिए हर काम आंखों पर पट्टी बांधकर करने का आदेश दिया क्योंकि एक निंजा को किसी भी स्थिति में लड़ने और जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए। पहले तो रिजो को यह मुश्किल लगा लेकिन समय के साथ वह समायोजित करने में सक्षम हो गया और अपनी तेजी से बढ़ती सुनने की शक्ति पर भरोसा करके अपने विरोधियों से लड़ने में सक्षम हो गया। यहाँ तक कि रिजो भी काइरिको की धड़कन सुन सकता था जो उसके दिल की धड़कन के साथ तालमेल में थी, भले ही वे बहुत दूर थे। अगली सुबह लेडी निंजा काइरिको को एक और कैली वीक को हराते हुए दिखाया गया। वह लड़ाई जीत जाती है और कबीले का मालिक उसे काटने के लिए कहता है ताकि वह विफलता का मतलब जान सके। वह मना कर देती है और कबीले के मालिक द्वारा उसे काट दिया जाता है और उसे उनके कबीले की सजा सुनाई जाती है। रात में रिजो को चुपके से काइरिको को पानी देते हुए देखा जाता है। वह उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया और कोई ठोस जवाब नहीं मिला। अगली सुबह काइरिको और रिजो को अपने हथियार तेज करते हुए दिखाया गया। एक रात जब
जब भारी बारिश होती है, कायरी को ओजेनु कबीले के निंजा स्कूल से भागने की कोशिश करती है। रिजो यह जानते हुए कायरी को रुकने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि भागने की कोशिश करने वाले छात्रों को जो परिणाम भुगतने होंगे वे मृत्यु दंड होंगे। लेकिन कायरी को ओजेनु कबीले को छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित रही, फिर अपने पीछे दीवार पर चढ़ गई। वर्तमान समय में रिजो एक जापानी कॉलर से फोन कॉल उठाता हुआ दिखाई देता है। वह तुरंत समझ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और भाग जाता है। उसे निंजा कबीले के अगले लक्ष्य के रूप में मिका की तस्वीर मिलती है। दूसरी ओर माजलो, जिस पर अक्सर उच्च रैंकिंग वाली विश्व खुफिया एजेंसियों द्वारा संदेह किया जाता है, एलेक्सी सबातिन की 9 कुलों की जांच की खोज करने के बाद मिका को उन खतरों से आगाह करने की कोशिश करता है जो जल्द ही आ सकते हैं। माजलो मिका को किसी भी स्थिति के लिए एक बंदूक देता है और उसे एक सुरक्षित छिपने की जगह खोजने के लिए कहता है। हालांकि जब मिका अपने अपार्टमेंट में पहुंची तो पूरे अपार्टमेंट की इमारत में बिजली गुल हो गई थी। मिका ने संयोग को नोटिस किया और तुरंत छिप जाती है। फिर वह धीरे धीरे ऊपर अपने अपार्टमेंट में जाती है। वह अपना दरवाजा खोलती है और अपने अपार्टमेंट में कुछ हिलता हुआ सुनती है। वह अपने अपार्टमेंट के एक कमरे में जाती है और काली रेत से भरा एक जाना पहचाना पत्र देखती है। अंधेरे में निंजा उस पर हमला करते हैं। शुक्र है दूसरे निंजा ने उनकी जान बचाई जिसने उन्हें रोका। मिका अपनी बंदूक से छायाओं पर गोली चलाती है और छाया में बहुत संघर्ष करती है। फिर उसे एहसास होता है कि वह असहाय है और वह उन्हें लड़ते हुए देखती है। निंजा में से एक मिका को बचाने की कोशिश करता है और जब वह मिका को मारने के इरादे से निंजा को मारने में कामयाब हो जाता है तो निंजा चेतावनी देता है कि और भी आएंगे और आएंगे। क्या वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तुम मर नहीं जाती। उसके बाद बचाने वाले निंजा ने छाया के पीछे से अपना असली रूप दिखाया और यह पता चला कि निंजा रिजो था। क्या तुम मुझे जानते हो? मिका, जिसने टेप से रिजो को पहचाना, हैरान थी कि रिजो ने उसकी जान बचाई। उसके बाद वे दूसरे हत्यारे निंजा के आने और उन्हें मारने से पहले ही चले गए। ताकेशी को निंजा समूह का नेतृत्व करते हुए देखा जाता है, जिसका उद्देश्य मिका को खत्म करना था। भागो छोटे भाई भागो, ताकेशी ने फ्लैशबैक से पहले कहा, जिसमें पता चलता है कि युवा कायरी को जो भाग रही थी तब उसका पीछा किया गया और ताकेशी ने उसे पकड़ लिया। फ्लैशबैक में कायरिको को एक खंभे से बांधा गया था। लॉर्ड ओजेनु ने ताकेशी को अपने सभी छात्रों के सामने कायरिको को मारने का आदेश दिया ताकि कोई और छात्र कायरिको के नक्शेकदम पर चलने की हिम्मत न करे। ताकेशी, जो जानता था कि रिजो और कायरिको करीबी दोस्त थे, फिर उसने रिजो पर एक धूर्त मुस्कान बनाते हुए कायरिको के दिल में छुरा घूंपा। वर्तमान दिन में मिका और रिजो अपनी कार में अपने निंजा पीछा करने वालों से बचते हुए दिखाई देते हैं। दोनों अपना परिचय देते हैं और मिका उससे पूछता है कि वह अपने ही कबीले के पीछे क्यों पड़ा है। यह सवाल रिजो को एक हत्या की याद दिलाता है जो उसने अपने ओजानु कबीले के मालिक के साथ की थी। कबीले के मालिक के अनुसार वह आदमी सोने की घड़ी पहने हुए था। उसने रिजो से घड़ी उसके पास लाने के लिए कहा, जिसके लिए वह आगे बढ़ता है और बहुत आदमियों के साथ एक लंबी और थकाऊ लड़ाई के बाद वह लड़ाई जीतता है और अपने हाथों से सोने की घड़ी हटा देता है। तभी कबीले से भागने की कोशिश करने वाली एक और लड़की को उसके सामने लाया गया। वह उसे कायरिको की याद दिलाती है। ओजेनु कबीले का मालिक रिजो को उसे खत्म करने का आदेश देता है ताकि वह एक सच्चा ओजेनु बन जाए। लड़की को खत्म करने में असमर्थ रिजो अपने कबीले के मालिक को अपने कुसरगामा से काट देता है। क्रोधित होकर कबीले का मालिक हत्यारे के वर्तमान को रिजो की जान लेने का आदेश देता है। ऊंची इमारत से नीचे गिरने के कारण रिजो लगभग अपनी जान गंवाने वाला था, लेकिन सौभाग्य से एक स्विमिंग पूल उसकी जान बचा लेता है। वर्तमान में वापस मिका और रिजो कुछ समय के लिए एक मोटल में छिपने का फैसला करते हैं। फिर रिजो ने मिका से साबुन का उपयोग किए बिना खुद को साफ करने और कपड़े बदलने के लिए कहा। उसके बाद वह सिगरेट का धुआं मिका के शरीर पर फैलाता है ताकि उसकी गंध छिप जाए, क्योंकि निंजा हत्यारों की गंध सूंघने की क्षमता भेड़िए की तरह तेज होती है। हत्यारे निंजा अपने लक्ष्य को सिर्फ उनकी गंध सूंघकर ही पा सकते हैं। मिका, जो सोचती है कि रिजो ओजेनु कबीले से बदला लेना चाहता है, फिर माजलू से संपर्क करता है ताकि वे मिल सकें। मिका और रिजो मजलू से मिलते हैं और एक दूरदराज के स्थान पर अपनी स्थिति पर चर्चा करते हैं। फिर भी रिजो को लगा कि इस बार उनकी बैठक में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसे मजलू पर शक था। तुमने ऐसा क्यों किया? फिर क्यों? निश्चित रूप से कुछ ही समय बाद विशेष बलों ने तुरंत रिजो पर एक उच्च वोल्टेज बिजली के झटके से हमला किया और उसे तुरंत लकवा मार दिया। फिर रिजो को माजलो और यूरोपोल के विशेष बलों द्वारा पूछताछ के लिए एक गुप्त स्थान पर ले जाया जाता है। यह शूटिंग मुझे हत्या की मशीन नहीं लगती, सर। ऐसा लगता है कि वह किसी बॉय बैंड का सदस्य है। उसने यह नहीं सुना होगा, है न? मिका, जिसे माजलो द्वारा धोखा दिया गया था, ने तुरंत उससे स्पष्टीकरण मांगा। माजलो ने कहा कि उसके पास कोई और विकल्प
नहीं था क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों ने उसे रिजो को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। वह उसे एक कमरे में बुलाता है, आदमियों से कमरा खाली करने को कहता है और उसे अपने संदेह के बारे में बताता है। उसे बताता है कि उच्च अधिकारी इस निंजा मामले को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। वह मिका को बीकन देता है और उसे कहता है कि जब भी उसे उसकी मदद की जरूरत हो उसे इसे सक्रिय कर दे। मिका रिजो से उसके सेल में मिलती है और उसे थोड़ा पानी देती है। वह उसे बताती है कि माजलो उसके पक्ष में है और रिजो उसे बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। मिका माजलो को चेतावनी देने के लिए दौड़ती है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लाइट बंद हो जाती है और हर कोई सतर्क हो जाता है। तुरंत मिका रिजो के सेल में जाती है। रिजो उन्हें आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी देती है। हालांकि हत्यारों के अपना काम शुरू करने के साथ ही चीजें एक बड़ा मोड़ ले लेती हैं। वे सभी गार्ड को खत्म कर देते हैं। सौभाग्य से मिका को रिजो के सेल की चाबी मिल जाती है और वह उसे समय रहते मुक्त कर देता है। रिजो एक निंजा को मुक्त कर देता है और उसके साथ मिका को सही रास्ते पर ले जाता है। गलियारे में रिजो मिका से कहता है कि वह उसका इंतजार करे क्योंकि वह उन दोनों को कुछ हत्यारों से बचाता है। इस बीच अन्य गार्ड अभी भी कंप्यूटर रूम में शूरिकेन फेंकने वाले हत्यारों से लड़ रहे हैं। सौभाग्य से मिका के लिए वह अपनी कार में ऊपर जाने में सक्षम है, जिससे केवल रिजो और अन्य हत्यारे ही लड़ने के लिए रह जाते हैं। रिजो ताकेशी और उसके निंजा दस्ते से मिलता है और एक गर्म लड़ाई में शामिल होता है। छोटा भाई रिजो खुद पर हमला करने वाले सभी निंजा से सफलतापूर्वक खुद का बचाव करता है। घायल रिजो मिका की कार की ओर जाता है और रास्ते में और निंजा उस पर हमला कर देते हैं। इस बीच मिका अपनी कार में रिजो का इंतजार कर रही है क्योंकि उस पर एक निंजा ने हमला किया है। डरी हुई वह अपनी कार चालू करती है और गाड़ी चलाती है। वह सफलतापूर्वक उसके पैर में गोली मारती है और उसे भगा देती है। जैसे ही वह पार्किंग स्थल से बाहर निकल रही थी, शूरिकन उसकी कार की ओर फेंके गए, जिससे उसकी विंडशील्ड नष्ट हो गई। सौभाग्य से वह लड़ाई से बचने में सफल रही। रिजो ने हत्यारों से खुद का सफलतापूर्वक बचाव किया और बर्लिन की सड़कों पर पहुंच गया। निंजा कबीले ने उसका पीछा किया और आने वाली गाड़ियों के बीच से उसे पकड़ लिया और ताकेशी ने रिजो से लड़ाई की और उसके पेट में कट लगा दिया। मिका ने रिजो की मदद की और उसे भगा दिया। उसके बाद मिका गंभीर रूप से घायल रिजो को छिपाने के लिए एक सराय में ले गई क्योंकि रिजो अस्पताल ले जाने के लिए अनिच्छुक था। मिका ने रिजो को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया, जबकि वह बेहोशी की हालत में सो रहा था और माजलो द्वारा दिए गए बीकन को सक्रिय कर दिया। फिर वह पास के मोटल में छिप जाती है और देखती है कि निंजा उनके कमरे में आ गया है। टास्क फोर्स आती है और मिका को मोटल में अकेला देखा जाता है। वे उसे 10 मिनट पहले ले गए थे। रिजो चला गया है। रिजो को एक चलती कंटेनर में देखा जाता है क्योंकि वह अपने कबीले के मालिक द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीक से खुद को ठीक करता है। वाहन रुकता है और रिजो को ओजेनु कबीले के मालिक के सामने पेश किया जाता है। वह रिजो को याद दिलाता है कि वह रिजो द्वारा अपने कबीले को दी गई शर्म के लिए कितना निराश था। उस रात रिजो को मार दिया जाना तय है। निष्पादन स्थल पर रिजो एक बीकन थूकता है जो कबीले के ठिकाने का पता बताता है। कबीले को खत्म करने के लिए एजेंसी ठीक समय पर पहुंचती है। हत्यारे अपने घर की रक्षा करते हैं और एक गर्म लड़ाई शुरू होती है। यूरोपोल सैनिकों के साथ आई मिका ने तुरंत रिजो को मुक्त कर दिया। उसके बाद रिजो ताकेशी के साथ एक घातक द्वंद्व में शामिल होता है जिसकी क्षमताएं लगभग लॉर्ड ओजेनु के बराबर हैं। हालांकि रिजो, जो काइरिको की मौत का बदला लेने का इरादा रखता है, ताकेशी के साथ आमने सामने आने के पल का इंतजार करने के लिए बहुत कठिन प्रशिक्षण ले रहा है। ताकेशी के भयंकर प्रतिरोध के बावजूद रिजो आखिरकार उस आदमी को वश में करने और काइरिको की मौत का बदला लेने में सक्षम था। अभी भी बुरी तरह से घायल और खून से लथपथ रिजो लॉर्ड ओजेनु से लड़ने की कोशिश करता है, जिसकी लड़ने की क्षमता कालातीत लगती थी, भले ही उसका शरीर बूढ़ा होने लगा हो। लॉर्ड ओजेनु आसानी से रिजो के हमले को रोक सकता था और पलट सकता था जब तक कि उसे आखिरकार धकेला नहीं गया और वह लकवाग्रस्त होने में कामयाब हो गया। जब लॉर्ड ओजानु अपनी तलवार से रिजो को मारने वाला था तो मिका आई और कबीले के नेता को गोली मार दी, जिससे रिजो बच गया। हालांकि लॉर्ड ओजेनु, जो मिका के हमले से बचने के लिए अचानक अंधेरे में गायब हो गया, वह कहा है उसके पीछे दिखाई दिया और उसके दिल में चाकू घोंप दिया। तुरंत रिजो अपने सामने मिका को मारा हुआ देखकर क्रोधित हो गया। फिर उठा और अपनी बची हुई सारी ताकत के साथ लॉर्ड ओजेनु से लड़ने के लिए वापस लौटा। एक भयंकर और घातक द्वंद्व के बाद रिजो आखिरकार एक घातक छाया मिश्रण चाल के साथ लॉर्ड ओजेनु को मारने में कामयाब रहा। रिजो, जिसने अभी भी मिका की दिल की धड़कन सुनी थी, फिर उसे आग की लपटों से बाहर निकाला। बाहर माजलो और यूरोपोल के विशेष बलों ने ओजेनु कबीले के निंजा हत्यारों को हराने में कामयाबी हासिल की। रिजो फिर माजलो को बताता है कि मिका लॉर्ड ओजेनु के घातक हमले से बच गई। मुझे समझ में नहीं आता, उसके दिल के ठीक बीच में एक छेद है और वह अभी भी जीवित है क्योंकि उसकी शारीरिक स्थिति अनोखी है। उसका दिल उसकी छाती के दाईं ओर है। जब यूरोपोल स्पेशल फोर्स ने ओजेनु कबीले के गुप्त अड्डे को छोड़ दिया था और आग बुझा दी गई थी, तो रिजो पीछे रह गया और उस दीवार पर चढ़ गया जिसका इस्तेमाल काइरिको ने वहां से भागने के लिए किया था। उस दीवार के ऊपर उसने उस जगह के आसपास के पहाड़ी इलाके
इलाके का एक सुंदर दृश्य देखा। रिजो मुस्कुराया और अपने जीवन में पहली बार उसने उस आजादी की खुशबू में सांस ली जो कायरिको का सपना था। दोस्तों, यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।